हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? बिल्कुल। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज। ये आपकी कक्षा डेली सुबह 7:30 बजे हुआ करती है और आज है 18 सितंबर। 18 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। नाम इस कक्षा का हमने रखा है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज, यानी कि आज के दिन का खास इतिहास क्या रहा। आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां इस संसार को छोड़कर चली गईं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हैं। इसी वजह से हम आपसे बातें कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे वनडे एग्जाम की बात करें या फिर पीसीएस की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन हुआ करती है, एवरीडे हुआ करती है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ठीक है, आप सभी का अभिनंदन है। इस कक्षा में 18 सितंबर के दिन 18 सितंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको लिखना है कि हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। आजकल आपको पता है हम बहुत आधुनिक होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम प्रकृति से कहीं ना कहीं विमुख होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें। और ये जो बांस है, बांस भी बहुत प्रकृति का प्यारा हिस्सा है, आप सभी को पता है। जब आप जाएंगे हमारे उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में तो वहां पर आपको बांस की जो अहमियत है वो आपको दिखाई देगी। बांस के माध्यम से स्वादिष्ट और लजीज भोजन वो तैयार करते हैं। बांस के माध्यम से वो सड़क पर, ये हम कह सकते हैं ना, आजकल जो आपने देखे होंगे बैरियर लगे होते हैं साइडों में, आजकल वो भी बांस के बनाने शुरू कर दिए हैं हमारे राज्य सरकारों ने। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बांस की अहमियत क्या है वो हमें समझनी है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है बांस के प्रति। तो इसी जागरूकता को पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, जिसे हम विश्व बांस दिवस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व बांस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको लिख देना है 18 सितंबर 2009 को पहली बार ये दिवस मनाया गया था, ताकि ये जो बांस है इसके लाभों के बारे में हम लोगों को बता सकें। ठीक है, औपचारिक रूप से ये 2009 में शुरू किया गया था। कहाँ से? तो आप कहेंगे बैंकॉक। बैंकॉक में इसकी शुरुआत की गई थी। बैंकॉक क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। तो कई बार आपसे वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, आपको पता जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं, आज ही के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कहते हैं। ये दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लिखना है 18 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? नाम से पता लग रहा होगा, समान वेतन। यानी कि अगर कोई महिला काम करे या कोई पुरुष काम करे तो काम की जो कीमत उसे मिले वो बिल्कुल समान मिलनी चाहिए। वेतन
असमानता जो होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना इस उद्देश्य को मनाने का, इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। ठीक है ना। लिंग के आधार पे वेतन में अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो अंतर है उसे कम किया जाना चाहिए। यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। वित्तीय स्वतंत्रता और ज्यादा से ज्यादा फैसले लेने की ताकत देना इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। ठीक है। तो वेतन इनएक्टिविटी इक्विटी वेतन इक्विटी पर राष्ट्रीय समिति ने 1996 में पहली बार इस दिवस को मनाया था। ठीक है ना। तो इससे पहले राष्ट्रीय वेतन असमानता जागरूकता दिवस कहा जाता था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अब जैसे हम बात करें समान वेतन, यानी कि वेतन समान मिलना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब शुरू हुआ था, तो ये 2020 की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र ने 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस घोषित किया था। इसके बारे में आपको भरपूर जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपका वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन है? इनका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर देखते रहते होंगे। इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम सभी। इनका जन्म 18 सितंबर 1957 को हुआ था। ये किस वजह से जानी जाती हैं? तो ये प्रथम महिला लोकसभा महासचिव हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन बनी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव का नाम आप लिख देना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोकसभा की बात चल रही है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है लोकसभा में जब भी कोई सांसद बनकर चला जाता है तो वो 5 साल तक सांसद रहता है। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और आपको पता है अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि 2024 में कितनी सीटों पर मतगणना हुई। कहने का मतलब क्या है कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं कितनी सीटों पर हुए। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें 543 सीटों पर इलेक्शन हुए, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये इलेक्शंस कब से कब तक चले थे? 19 अप्रैल से लेकर ये 1 जून तक चले थे। ठीक है। इन इलेक्शंस में आपको पता है एनडीए की सरकार बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी, जिसमें मुख्य भूमिका कौन सी पार्टी की रहती है? बीजेपी पार्टी की रहती है। तो एनडीए का अब नेतृत्व कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। ठीक है ना। तो जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में कौन सी लोकसभा का गठन किया गया? 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है। अब इस 18वीं लोकसभा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें सदन के नेता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए सदन के नेता कौन होते हैं। तो अब हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो सदन के नेता हैं। और एक होते हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? तो आपको पता होना चाहिए राहुल गांधी वर्तमान में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। और राहुल गांधी इस पद पर आने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। जब आपसे यह पूछा जाए कि 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो फिर आप क्या लिखेंगे? ओम बिरला का नाम आप लिख दीजिएगा। ओम बिरला। ओम बिरला 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष चुने गए हैं। और इससे पहले जब 17वीं लोकसभा चल रही थी,
17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला का ही नाम आता है। अब जब बात करते हैं 17वीं लोकसभा का गठन कब किया गया? 2019 में किया गया, जाहिर सी बात है। 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था जब चुनाव हुए। उसके बाद में जब 2019 में चुनाव हुए तो 17वीं लोकसभा का गठन हुआ। अब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनके बाद में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। लेकिन अब हम जो बात कर रहे थे स्नेहलता श्रीवास्तव के बारे में, इनके बारे में हमने बात की है कि प्रथम महिला लोकसभा महासचिव बनी। ये कब से कब तक, यानी कि कब बनी थी? तो आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर 2017 से लेकर ये 30 नवंबर 2020 तक इस पद पर रहीं। यानी कि कहने का भाव आप कह सकते हैं 2017 से लेकर 2020 तक, यानी कि इन्होंने 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में इस पद पर कार्य किया था। जब 16वीं लोकसभा चल रही थी उस समय इन्होंने प्रथम महिला लोकसभा महासचिव के रूप में शपथ ली, और जब 17वीं लोकसभा चल रही थी उस समय इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। स्नेहलता श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर के 1982 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। कहने का भाव ये एक IAS ऑफिसर हैं। वैसे अगर देखा जाए मूल रूप से ये कानपुर से बिलोंग करती हैं। कानपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। इस प्रकार आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा महासचिव के पद पर कौन कार्यरत हैं, तो क्या आप बता सकते हैं वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? तो आप नाम लिख देना उत्पल कुमार सिंह का। उत्पल कुमार सिंह ये कब बने थे? तो ये 30 नवंबर 2020 को बने। 30 नवंबर 2020 से लेकर ये लगातार अभी बने हुए हैं। इनसे पहले जो लोकसभा महासचिव थी वो कौन थी? तो नाम आता है स्नेहलता श्रीवास्तव का, जो कि पहली महिला लोकसभा महासचिव रही। इनसे पहले कोई भी महिला लोकसभा महासचिव के पद पर नहीं आई थी, पहली बार ऐसा हुआ। तो स्नेहलता श्रीवास्तव का आज जन्मदिन है, हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका योगदान भारतवर्ष में अहम माना जाएगा, अहम माना गया है, क्योंकि उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। शुरुआत करेंगे हम किससे? पहले ऐसे शख्सियत से बात करेंगे, ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनकी आज जयंती भी है और जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। मैंने क्या बताया था आपको? आज क्या तारीख है? आज है 18 सितंबर। ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो शख्सियत हैं जिनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था और जिनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई थी। अब इनका अगर हम नाम आपको बताएं, वैसे इनका नाम क्या है? प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग जो हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए हमारे भारतवर्ष में? इनको हम काका हाथरसी के नाम से जानते हैं। काका हाथरसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि प्रभुलाल गर्ग जो कि काका हाथरसी उपनाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे काका हाथरसी के बारे में। अगर आपने लिखा होगा ना उत्तर प्रदेश, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जैसे आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा वो अपने नाम के पीछे अपनी जन्मभूमि का नाम लगाते हैं, यानी कि आपने हाथरस का नाम सुना होगा। हाथरस एक जगह है, हाथरस, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। हाथरस नामक स्थान पर जन्म हुआ था प्रभुलाल गर्ग का। इसी वजह से इनको काका हाथरसी कहा जाता है। काका ये इनको एक उपनाम मिला था। ये एक अच्छे हिंदी हास्य कवि रहे हमारे भारतवर्ष के। बहुत से इन्होंने रचनाएं लिखते हुए अपना नाम कमाया। जैसे इनकी एक रचना है
काका के प्रहसन, काका के प्रहसन नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो इनका नाम आप लिख देना। एक रचना और भी इनकी लिखी हुई, काका की फुलझड़ियां, ये भी इनके द्वारा एक लिखी गई रचना है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक बात तो मैंने आपको बता दी कि इनका जन्म आज ही के दिन हुआ, इनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई। लेकिन जब हम जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका 1906 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1995 में हुई थी। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। हाथरस कांड आपने सुना होगा, है ना? तो वो हाथरस वही जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। चलिए जी, हास्य कवि हमारे भारतवर्ष के थे ये प्रभुलाल गर्ग, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनका भी आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ब्यौरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज इनको हम नमन करते हैं। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है, और इसके बाद हम बात करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम इनका आपने जरूर सुना होगा, श्रीकांत वर्मा इनका नाम था। ये भी हमारे भारतवर्ष के कुछ नामी चेहरों में से आते हैं। ये किस भूमिका में रहे? तो ये हमारे एक अच्छे लेखक रहे हैं, भारतवर्ष के अच्छे लेखक रहे हैं। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। तो थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था, ठीक है ना? 1931 में कहां पे जन्मे थे ये? बिलासपुर में, बिलासपुर, बिलासपुर। चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद में हम थोड़ी बातें इनके बारे में कवर करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और हिंदी साहित्य में कहानीकार, गीतकार और आलोचक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले श्रीकांत वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने लिखा होगा छत्तीसगढ़ तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये बिलासपुर वर्तमान में कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे ये श्रीकांत वर्मा? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। और इनकी मृत्यु 26 मई 1986 को न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये न्यूयॉर्क एक शहर भी है जो कि न्यूयॉर्क प्रांत यूएसए के अंतर्गत आता है। तो न्यूयॉर्क में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। जब हम बात करें इनकी लेखन शैली की, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? तो एक रचना इनकी आती है भटका मेघ, ठीक है। और इनकी रचना है, एक है जल सागर, ठीक है। ये रचना भी किसने लिखी? एक रचना इनकी है दूसरे के पैर, दूसरे के पैर नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी नाम लिख देना आप, श्रीकांत वर्मा का। इनको तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1973 में। साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला 1987 में। 1987 की बात है जब इनको यह सम्मान मिला था। नंदू दुलारे वाजपेयी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के बेहतरीन कथाकार थे। ये एक गीतकार भी रहे हमारे भारतवर्ष के, ठीक है। एक पत्रिका आया करती थी जिसका नाम था कृति, कृति। उस पत्रिका में इन्होंने क्या किया था? संपादन कार्य भी किया, जो कि कहां से प्रकाशित होती थी? दिल्ली के आसपास से वो प्रकाशित हुआ करती थी। इन्होंने कई काव्य रचनाएं भी लिखी, कई कहानी संग्रह भी लिखे। तो आज इनका क्या है? जयंती का दिन है। इनके बारे में थोड़ा सा आप विचार विमर्श कीजिए, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए, तो ये इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज क्या है? आज जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये हैं शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद हम इनके बारे में बात कवर करेंगे।
शिवाजी सावंत भारत के एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान भाषा के साहित्यकार थे। अगर आपने इसमें लिखा होगा मराठी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। शिवाजी सावंत जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म हुआ था इनका कोल्हापुर में, और ये कोल्हापुर तो आपको पता है महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में मूल रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। तो मराठी भाषा का ज्ञान होना स्वाभाविक था। इनका जन्म 31 अगस्त 1940 को हुआ था कोल्हापुर में, और इनकी मृत्यु जो है वो आज ही के दिन 2002 में हुई थी। मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, गोवा में इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। उनमें से अगर कुछ रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक रचना इनकी आती है छावा। छावा नामक रचना किसके द्वारा लिखित है, तो इनका नाम लिख देना आप। एक रचना इनकी और भी है युगंधर नाम से। युगंधर रचना किसने लिखी, तो भी नाम इनका आप लिख देना। साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान इनको भी मिला, तो उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से शिवाजी सावंत को किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो आप लिखेंगे 1982 में इनको सम्मानित किया गया। इनके कई सालों के बाद इनको मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1995 में। तो ऐसे थे शिवाजी सावंत। इनका पूरा नाम अगर आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा तो लिखा होगा शिवाजी गोविंदराव सावंत, जो कि मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। नाम इनका हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप, कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा मोहम्मद हिदायतुल्ला तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मोहम्मद हिदायतुल्ला ये हमारे भारतवर्ष के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे ये। ठीक है ना, एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक, दोबारा लिख देते हैं। 11वें मुख्य न्यायाधीश थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पहले मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इनको आप जानते हैं। पहले मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इनको जाना जाता है। नाम इनका क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है ना। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इनका जन्म कब हुआ था। 17 दिसंबर 1905 को इनका जन्म नागपुर में हुआ, और आपको पता है नागपुर तो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो मूल रूप से ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 18 सितंबर 1992 को हुई थी। 86 वर्ष की उम्र में ये इस संसार को छोड़कर चले गए, और इनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी, जिसे पहले हम बॉम्बे के नाम से जानते थे, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अब हम जैसे बात करें राष्ट्रपति के बारे में, जब राष्ट्रपति हमारे बने हुए थे जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, और उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनको क्या बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन उनका नाम क्या था, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उन्होंने इस्तीफा जब दे दिया था कार्यवाहक राष्ट्रपति ने, फिर ऑप्शन था कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो फिर इसी वजह से इनको बनाया गया था। सिंपल समझने का प्रयास करें। राष्ट्रपति, अगर देखो हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होता ही होता है, ये बात हमारे संविधान में लिखी गई है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश
अपने पद पर नहीं हो, यानी उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दें, तो फिर उनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। तो उपराष्ट्रपति भी अगर काम ना करें, वो भी अगर इस्तीफा दे दें, वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति ना बने, तो फिर ऑप्शन होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाए। ठीक है ना। तो जब राष्ट्रपति बने हुए थे हमारे जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर उपराष्ट्रपति थे उस समय के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने भी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति ने भी। तो ऑप्शन था हमारे पास कि मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाए। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इस वजह से इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के 6ठे नंबर के इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो ये कुछ बातें जो हैं वो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद हिदायतुल्ला, खान बहादुर हाफिज विलायतुल्ला के ये बेटे थे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम यहां जैसे लिखा हुआ है कोका सुब्बाराव, और इसमें लिखा हुआ है कैलाश नाथ वांचू, प्रहलाद बालाचार्य, गजेंद्र गढ़कर, ये सारे के सारे जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट कौन है? ये डॉक्टर भगवान दास। इनका भी नाम शायद आपने सुना होगा। आज इनकी भी क्या है? पुण्यतिथि है, डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास के बारे में कहा जाता है कि इनकी जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था 1869 में। वाराणसी में ये जन्मे थे, और वाराणसी आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है। जब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई। एक सेकंड रुकना जरा। 18 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस वजह से जाने गए ये हमारे भारतवर्ष में? हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए। उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर भगवान दास, जो कि एक अच्छे क्रांतिकारी लेखक थे। अपने लेखन में ये क्रांतिकारी विचारों के साथ हमेशा लिखा करते थे। एक प्रकांड पंडित रहे, शिक्षा शास्त्री रहे। तो अगर आपसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के महान विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षाविद डॉक्टर भगवान दास का जन्म किस राज्य में हुआ, तो फिर आप किस का आंसर टिक करेंगे? तो आपको लिख देना है वाराणसी में जन्मे थे। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। शाह माधव दास के बेटे थे डॉक्टर भगवान दास। भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों में इनका नाम लिया जाता है। कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। इस प्रकार इनके बारे में थोड़ा आप भी जान लीजिए। भारतीय दर्शन पर इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। लास्ट पुस्तक थी इनकी 1953 में जो प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय भी ये हिस्सा लिए थे, और इनको गिरफ्तार भी होना पड़ा था अंग्रेजों के द्वारा। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इनका क्या नाम है? नाम इनका है सुधी रंजन दास। सुधी रंजन दास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हम इनको बोल देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इनको हम बोल देते हैं ना।
1 अक्टूबर 1894 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, जिसे हम वर्तमान की दृष्टि से कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1977 में हुई थी। 1977 में इनकी मृत्यु हुई। कब से कब तक ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे? तो आप लिखेंगे कि 1 फरवरी 1956 को ये मुख्य न्यायाधीश बने और 30 सितंबर 1959 तक ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे। कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें सुधीर रंजन दास के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जल्दी से बता देना कमेंट में। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, जल्दी से बताएं। तो अगर आपने लिखा होगा ना धनंजय वाई चंद्रचूड़, तो फिर आपका ठीक रहेगा। धनंजय का मतलब यानी कि डी, डी फॉर धनंजय। डी वाई चंद्रचूड़ भी हम इनको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वर्तमान में हमारे ये क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कब बने थे ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो ये 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे। वर्तमान में भी ये अभी पद पर बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हो, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ जो हैं वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। वो तो 1978 से लेकर 1985 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भूषण रामकृष्ण गवई हों चाहे मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव हों, ये जो है ना, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत बेहतरीन, बड़ा प्यारा। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। नाम इनका क्या है? डैग, डैग हैमर सकजोल्ड। ये कौन रहे? इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? इनका जन्म 29 जुलाई 1905 को हुआ था स्वीडन में। तो मूल रूप से ये स्वीडन से बिलोंग करते थे। और इनकी मृत्यु 1961 में आज ही के दिन हुई थी, 18 सितंबर को 1961। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? जाम्बिया में। हालांकि जब इनकी मृत्यु हुई उस समय हम उसे बोलते थे उत्तरी रोडेशिया, लेकिन वर्तमान में वो क्षेत्र जाम्बिया के नाम से जाना जाता है। ये किस वजह से जाने गए? यूएन का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। यूएन के दूसरे महासचिव थे ये, यूएन के दूसरे महासचिव, ठीक है। यूएन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे लिए करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है? तो फिर नाम आप इनका लिख देना, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस का, ठीक है। और ये मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से हैं ये। और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के। वर्तमान में यूएन के सेक्रेटरी जनरल की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज पुण्यतिथि किसकी है? दूसरे महासचिव की, हैग हैमरस्कुलजोल्ड की। और ये नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। नोबल शांति पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया था? 1961 की बात है। इनकी मृत्यु के बाद मरणोपरांत ये सम्मानित हुए थे, ठीक है ना। स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, आपने शायद नाम सुना होगा, हजाल्मर हैमर सकजोल्ड। उनके बेटे थे ये हैग हैमर सकजोल्ड, जो कि यूएन के दूसरे महासचिव रहे। वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है? तो नाम लिख देना आप
एंटोनियो गुटेरस का। यूएन की 6 मेन बॉडीज मानी जाती हैं। सबसे मेन होती है जनरल असेंबली, जिसे हम यूएनजीए के नाम से जानते हैं। कोई भी देश अगर यूएन का सदस्य बना हुआ है, इसका मतलब वो यूएनजीए का भी सदस्य है। जनरल असेंबली यानी कि महासभा, जहां पे लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सभी देश यूएन का हिस्सा हैं तो बैठेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रतिनिधि आके बैठेंगे ना। तो कितने देश हैं आप बताइए? 196 है या 193 सदस्य देश हैं यूएन के वर्तमान में? कौन सा कमेंट लिखेंगे? उसके बाद में यूएनएससी का जिक्र करते हैं हम, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी हैं। ठीक है, जिनका चयन होता है हर 2 सालों के लिए। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई 2 देश आपस में लड़ पड़ते हैं या फिर दो से ज्यादा देश लड़ पड़ते हैं, तो उनके लिए क्या है, एक इंटरनेशनल कोर्ट बनी हुई है जो समझौता करवाती है, जो न्याय दिलवाती है। ठीक है, तो एक सेक्रेटरीट। इस प्रकार ये मेन बॉडीज हैं। मेंबर स्टेट की बात करें तो जब यूएन की स्थापना हुई थी उस समय इसमें 51 सदस्य देश थे। 1945 में स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं इसके। अगर आपने 193 लिखा होगा तो बहुत ही अच्छा बताया है आपने। ठीक है ना, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं यूएन से ही संबंधित। यूएन में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि जो डाटा यूएन वाले पब्लिश करते हैं वो कितनी भाषाओं में अपडेट करते हैं? जल्दी से बता देना कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा 6, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो है अरबी, और एक है चाइनीज, जिसे हम चीनी भाषा कह देते हैं। यानी कि आपने एक शब्द सुना होगा मंदारिन, जो कि चीन की भाषा है। तो ये आधिकारिक भाषा हुई, 2 हो गई। उसके बाद में अंग्रेजी, अंग्रेजी, और उसके बाद में फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों की भाषा। उसके बाद में रूसियों की भाषा यानी कि रशियन जिसे हम बोल देते हैं। एक होती है स्पेन के लोगों की भाषा है स्पेनिश। तो ये जो 6 भाषाएं हैं ये आधिकारिक भाषाएं हैं। कोई भी डाटा अगर यूएन वाले पब्लिश करते हैं तो इन 6 भाषाओं में पब्लिश होता है। जब आप यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऐसे ऑप्शन दिया होगा इन 6 भाषाओं का, यानी कि आप लैंग्वेज चेंज करके वो डाटा इन भाषाओं में देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में हिंदी का भी ऑप्शन शायद आ जाए कोई, क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी विश्व स्तर पर बड़ी पहचान रखती है। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें टॉप 5 लैंग्वेजेस की जो समझी जाती है, जो बोली जाती है, उनमें एक नाम हिंदी का भी आता है। तो इस वजह से ये समय के अनुसार जरूरी भी होगा कि हिंदी भाषा में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा न्यूज प्रकाशित की जाए, वहां पर एक ऑप्शन यहाँ पर हिंदी का भी हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बता देते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भाषाओं का चयन मुख्य रूप से राजनीतिज्ञ था। महासभा ने 1973 में अरबी को क्या बनाया था, आधिकारिक भाषा बनाया था। ठीक है, यूएन में अगर अभी भी बात करें तो अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज है, सभी विदेशों में समझी जाती है, बोली जाती है। ठीक है, और फ्रेंच का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार यूएन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। अब चलो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नाम आपने इनका जरूर सुना होगा, जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा का जिक्र आपने इतिहास में सुना होगा, क्योंकि इतिहास में इनके बारे में हमें जरूर पढ़ने को मिलता है। 1864 में इनका जन्म मुंबई में हुआ था, और ये मुंबई जो है वो वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट आपका कवर हो गया। चलिए, इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1930 में हो गई थी।
1930 में। कहाँ पे हुई? मुंबई महाराष्ट्र में हुई। जॉन बैप्टिस्टा के ये बेटे थे, एक राजनेता भी थे, और राजनेता होने के साथ साथ ये एक वकील भी थे, वकील थे। अब जब हम बात करते हैं, इन्होंने ऑल इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी लाला लाजपत राय के साथ मिलकर। लाला लाजपत राय के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिनकी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु हुई थी, जब उनके सर पर, उनकी छातियों पर लाठी लगी थी, उस समय की बात है ना। तो लाला लाजपत राय के साथ मिलकर इन्होंने अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना की थी। ये स्थापना कब की थी, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी से आप बता दीजिए। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1920 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आपको बता देते हैं तारीख भी, 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय और बैप्टिस्टा के नेतृत्व में। इनके और भी साथी थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे जब इसकी स्थापना की गई थी। तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब जब हम बात करें सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है, तो फिर आप क्या लिख देंगे? AITUC लिख देंगे। ये हमारे भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। अब यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलो जी, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका भी नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजनारायण बोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के विचारकों में से एक राजनारायण बसु, यानी कि जिनको हम राजनारायण बोस के नाम से भी जानते हैं। राजनारायण बोस के पिता का नाम था नंद किशोर बसु। तो आप ये बताइए कि नंद किशोर बसु किसके शिष्य थे? अगर लिखा होगा आपने राजा राम मोहन राय, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनके पिता का नाम क्या था? नंद किशोर। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं राजा राम मोहन राय के शिष्य नंद किशोर बसु के पुत्र थे ये राजनारायण बसु। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बसु, बसु भी लिखा आ सकता है और बोस भी लिखा आ सकता है। 7 सितंबर 1826 को इनका जन्म कहां पे हुआ था? 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो। और ये कहां पर है? ये तो पश्चिम बंगाल में है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बताया है, पश्चिम बंगाल में ही है ये। इनके पिता राजा राम मोहन राय के शिष्य थे। और इनकी अगर हम बात करें मृत्यु कब हुई थी? 18 सितंबर 1899 को इनकी मृत्यु हुई। अगर हम बात कर रहे हैं बंगाल में जन्मे थे, तो बांग्ला भाषा का इनको अच्छे से ज्ञान था ही, और बांग्ला भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा, अपना लिटरेचर लिखा, रचनाएं लिखी, और बांग्ला भाषा के महान साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। और बांग्ला में इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनका अगर हम बात करें, एक इनकी रचना आती है सेकाल आर एकाल। ये किसकी रचना है? इन्हीं के द्वारा लिखित है। सार धर्म नाम से रचना जो लिखी वो किसने लिखी? तो भी नाम आप इनका लिख देना। और बुद्ध हिंदूर, बुद्ध हिंदूर नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी नाम आप इन्हीं का लिख देना। इनके पिता नंद किशोर बसु जो कि राजा राम मोहन राय के शिष्य थे। चितरंजन दास के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिनको हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। देश बंधु चितरंजन दास किसके गुरु थे? तो आप लिख देना सुभाष चंद्र बोस का नाम। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चितरंजन दास। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के गुरु का नाम बता दीजिए आप, क्या था? महात्मा गांधी के गुरुजी कौन थे? जल्दी से बताओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आज हमने कुछ बातें कवर की हैं, उन सब के बारे में आपको क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं।
अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएं। ठीक है ना। तो आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मौका होता है जब उनके बारे में हम बातें कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथ में उनको ये एक श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाती है और उनके बारे में हमें पता भी लगता है कि हमारे इतिहास में ऐसे कौन कौन से महान व्यक्तित्व हुए जिनका इस भारतवर्ष में अहम योगदान रहा। ठीक है ना। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट विद म्यूजिक आपको वहां पर सुनने को मिलेगा। तो मस्ती के साथ आप वो क्वेश्चन भी कवर कीजिए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। अगर आप सर्च करना चाहें तो EduRohi24 सर्च कर लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो भी आपको वहां पर क्या है, अपने इस चैनल की जानकारी वहां पर मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चन कीजिए, मस्ती के साथ पढ़िए और खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।